अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज? वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सर, आ रही है सलाम। आवाज। सलाम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, तो मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, तो बीच में शायद मुझे रुकना पड़े, खांसी अगर आई जाए तो। अगेन अफसोस इस बात का है कि 105 में से सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों ने शिरकत करी है। ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं चाहता हूँ कि कि बजाय इसके कि हम नाजरा करवाएं कुरान का, मैं आपको उसके बजाय मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 आयतों का तर्जुमा बताता हूँ। पहली आयत जो है वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 195। एंड सेड एंड डू गुड, इंडीड अल्लाह लव्स द डूअर ऑफ गुड। सेकंड जो है आयत सूरह अल इंसान की है, आयत 8 से 9 तक। They give food in spite of love for it to the needy, the orphans, and the captives, saying that we feed you only for the conscience of Allah. We wish not from you reward and or gratitude. तीसरी आयत जो है वो सूरह अद्दियात से है। आयत जो है वो का नंबर 15 है और 19 है। और इसमें अल्लाह ताला कहता है कि एंड इन देयर वेल्थ there was a right for the one who asks and for the one who is deprived. Again, and in their wealth, there was a right for the one who asks and the one who is deprived. और आखिरी आयत जो है वो सूरह बकरा की है, 267। अल्लाह कहता है कि ओ यू हु बिलीव, spend from the good things which you have earned and from what that we have produced for you from the earth, and do not aim towards the defective their form, spending in order that you may not give in charity. अगर हम सिर्फ इन तीनों को देखें, इन चारों आयतों को अगर एनालाइज करें, तो एक चीज जो हमारे दीन के अंदर सबको बड़ी ऑब्वियस होती है कि वो कहते हैं कि चैरिटी जो है एक तरह का वर्शिप है, एक तरह की इबादत है। और हमारा मॉरल ड्यूटी है कि हम जो है लोगों को खाना खिलाएं। यानी कि सबसे बड़ा बात जो होती है चैरिटी का वो यही आता है कि भाई कुछ ना कुछ खिलाएं लोगों को। और ये जो सूरह अल इंसान है उसकी आयत से हमने निकाला है, देखिए, फूड इन स्पाइट ऑफ द लव फॉर इट to the needy, the orphans, and the captive. And then by saying that we feed you only for the conscience of Allah, we wish not from any reward or gratitude. So वो ये कहते हैं कि हम तुमको इसलिए खिला रहे हैं, कि हम ये नहीं खिला रहे कि हम कुछ ग्रेटिट्यूड मांग रहे हैं तुमसे, या कुछ रिवॉर्ड मांग रहे हैं, कुछ इनाम मांग रहे हैं। चाहते हैं सिर्फ अल्लाह की तरफ से तुमको दे रहे हैं ये सब कुछ। तो हमारा सारा कंसंट्रेशन जो है ना खाने के ऊपर होता है। लेकिन अगर सूरह बकरा की जो आखिरी आयत मैंने आपको बताई थी, 267, अगर आप उसका मुताला करें ना, तो उसमें ये ये अल्लाह कहता है कि भी हमको एंकरेज करता है अल्लाह ताला कि आप जो हैं वो अपना बेस्ट जो है ना वो दुनिया को दें। फिर देखें आयत क्या कहती है, ओ यू बिलीव, स्पेंड फ्रॉम द गुड थिंग्स विच यू हैव अर्नड। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो पैसे देने हैं वो दें। फिर उसके बाद लिख रहा है, उसके बाद कहता है अल्लाह ताला, एंड फ्रॉम विच वी हैव प्रोड्यूस फ्रॉम फॉर यू फ्रॉम द अर्थ। दूसरी बात वो कहता है कि वो चीज जो कि मैंने जमीन से उगाई है तुम्हारे लिए वो दो, वो स्पेंड करो।
तो ये सिर्फ एक चीज पे हम तवक्कुल कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाने की चीजों के ऊपर, या ऐसे ऐसी चीजों के ऊपर जो कि पैसे से रिलेटेड होती हैं। अल्लाह ताला उससे ज्यादा बात कर रहा है इस आयत के अंदर। वो कहता है कि एनी गुड थिंग्स स्पेंड फ्रॉम द गुड थिंग्स विच यू हैव अर्नड। अब आप ज्यादा लगा सकते हैं कि आपके पास कितनी गुड थिंग्स हैं। इस बात से मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा कि जब हमने एनईडी स्कॉलर बनाई थी, तो आज की जो जो बात हम कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दूसरे को भी ये बात समझाते रहें कि ये क्यों बनी थी, इसका करंट स्ट्रक्चर क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब हमने स्टार्ट किया था इसे, हमारी जो इतने साल से हम जब चला रहे हैं तो हमारा क्या लेसन्स लर्नड है इसके ऊपर, और हम क्या देख रहे हैं इसके आगे कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को समझनी है वो ये कि 2006 के अंदर हमारे एक उस्ताद डॉक्टर मुजफ्फर महमूद अ, अमेरिका से आए हुए थे यूएसए के अंदर। और 206 के अंदर उन्होंने, हमारी एक बैठक हो रही थी घर के अंदर एक दोस्त के, और उसमें हम मुख्तलिफ बातचीत करते हुए ख्याल ये आया कि एनईडी की फीस जो है वो बहुत बढ़ गई है। जब हम पढ़ते थे 1986 के अंदर, तो हमारी फीस होती थी $130 रुपीज साल की, जो बढ़ के 200 के करीब हो गई थी आखिर में। लेकिन जब हम 2006 में पहुंचे तो वो जो फीस थी वो 16,000 रुपीज थी। तो एक बड़ा वो हुआ कि भाई बहुत लंबी, बहुत बड़ा बढ़ गई है एकदम से फीस, कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त हमने अपने उस्ताद की सदारत में बैठे हुए ये बात सोची कि चलें हम अपनी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सी बनाते हैं। और तो जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, मेरे अपने क्लास फेलोज, उन 16 17 लोगों ने मिलके हमने कहा कि ठीक है हम अपने पैसों से कुछ ना कुछ करते हैं। 2007 में हमने पहली स्कॉलरशिप दी 3 स्टूडेंट्स को। और वो हमने अपने उन 3 दोस्तों के नाम करी जो हमारे ड्यूरिंग आवर स्टडीज इंतकाल कर गए थे। और उनमें से तीनों का इंतकाल जो हुआ कार कार एक्सीडेंट्स के, बाइक बाइक एक्सीडेंट्स में हुआ था। और चौथी जो हमने फिर स्कॉलरशिप स्टार्ट करी थी 2 साल बाद, वो भी हम अपने एक दोस्त के नाम से करी थी, जिनका इंतकाल एक साल के बाद, हमारी ग्रेजुएशन के एक साल के बाद हो गया था किडनी फेलियर से। लेकिन हमारा मकसद ये भी था कि हम किस तरह से जो बर्डन है वो कम कर सकें। 2007 से लेकर 2015 तक हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने तौर पे चलाया 20-25 दोस्तों से। फिर हमने जब देखा कि ये ट्यूशन भी बढ़ रही है और लोगों की नीड भी बढ़ रही है, तो 2015 में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक किया और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक ऑफिशियली लॉन्च किया हमने, नॉन प्रॉफिट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अगेन द वर्ड चैरिटी, ऑल्दो हमारे मुल्क के अंदर, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं खुद बच्चा था, हमारे ज़माने में चैरिटी को और या चैरिटी लेना पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन उसकी वजह यह भी थी कि इतनी सख्त ज़रूरत भी नहीं होती थी लोगों को। लेकिन मैंने जब आपको बताया कि अल्लाह ताला ने हमेशा हमको चैरिटी देने के लिए पुश किया है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है ना वो दीनी मदरसों को, मस्जिदों को चैरिटी दिया करते थे। और उस जमाने से ये नहज निकला है कि हम मदरसों को और इनको फ्लरिश करें। जबकि हमारे पास
नहीं, इधर नहीं रखो, इधर खाली दुनिया के अंदर रहने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों पे अभी कभी भी हमने चैरिटी के तौर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी। रखा हो ना, सामान रखा इसमें हो। एक चैरिटी की जो बात होती है वो होती है सामान कि उठाओ। हम एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे खर्च करें, और हम कोशिश करें कि हायर एजुकेशन के अंदर लड़के लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। लेकिन ये हुआ नहीं, और होता भी नहीं है। हमने जब स्टार्ट किया था तो उसका मकसद यही था कि हम, जिस तरह हम आज लोगों को ये इस तरह से मदद कर रहे हैं, तो कल जब यही लोग किसी और काबिल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये लोग भी फिर इसी तरह से दूसरों की मदद करेंगे। अब जो लोग हमारे दोस्त स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, फंडिंग के लिए लोगों, स्टूडेंट्स को, अलमनाइज को, हमारे जो हैं उनको फोन करते हैं, उनको मालूम होगा कि ये भी कितना मुश्किल काम है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हम लोग जो हैं, कहते तो हैं बहुत आसानी से कि हमको आला तालीम के लिए सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, ताकि वो आगे आ सकें, और वो अ, कुछ अपने लिए पहले, कुछ अपने खानदान के लिए बाद में, और आखिर में कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। लेकिन होता क्या है कि अ, हमारे कौम में एक आदत है कि हम अ, कुरान की जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसको उसी तरह लेते हैं जिस तरह हम देखते हैं या पढ़ते हैं। तो क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि खाना खिलाना है, तो हम 50,000 दस्तरखान खोल देंगे रोडों के ऊपर, और मुफ्त में खिलाना शुरू कर देंगे लोगों को। कुरान की जो पूरी तालीम है उसमें भिकारत जो है ना, भीख मांगना, वो सबसे बड़ी, अगर हम देखें ओवरऑल, कहीं लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये पसंद नहीं किया जाता। तालीम हमको ये दी जाती है कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हारा हाथ जो है ना देने वाला बने। जो लास्ट मैंने आयत बताई थी ना, उसमें यह है कि अच्छी कामों की तलाश में, अपने जुस्तजू में अपने आप को एक एक्सेलेंस क्रिएट कर सको अपने अंदर। सूरह बकरा की आखिरी आयत में जो मैंने बताई थी उसमें यही है एक्सेलेंस। वो एक्सेलेंस क्या है? जो गुड आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है गुड जो है वो ये है कि मैं किसी को राह में चलते हुए भिखारी को भी भीख दे दूं, नहीं। वो ये भी है कि आपने कहीं है ना देखा कि किसी की जगह पे पानी नहीं है, तो हमने पानी फराहम कर दिया वहां पे। कोई गिर गया है तो उसको, उसकी मदद कर दी। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने खुद स्किल सेट जो आपके पास है वो आपने किस तरह ट्रांसफर किया किसी दूसरे को। ये जो स्किल सेट की ट्रांसफर है ना, ये है वो गुड। फिर आपको देखें कि अगर आप वो जो मैंने आयत बताई थी, अब देखिएगा इसको, सूरह बकरा की आयत नंबर 267। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, spend spend from the good things you which you have earned। कौन सी चीज आप गुड थिंग है जो आप कमाते हैं? आपकी कमाई होती क्या है? आपकी कमाई यही होती है ना कि अच्छा आप पढ़ाई करते हैं, अच्छी नॉलेज हासिल करते हैं। ये भी तो कमाई है ना आपकी। ये भी तो चीजें हैं जो आप अर्न कर रहे हैं। तो हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू अदर्स? दिस इज द मेन एस्पेक्ट। वो एग्जाम्पल्स हैं कि भाई खाना भी दे दो, इसलिए कि अल्लाह ताला उसको सेकंड सेकंड बात कि जो करता है इसी आयत के अंदर, वो ये कहता है कि जो जमीन से मैंने उगाई हैं चीजें, वो भी दो। वो जमीन वाली चीजें भी दो। तो जब हमने स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम, तो हमारे जहन में भी नहीं था कि हम जहाँ पे आज खड़े हैं वहां पे खड़े होंगे, और 100 से ज्यादा स्कॉलरशिप दे रहे होंगे, या अब तक
$6 लाख खर्च कर चुके होंगे इस स्कॉलरशिप के ऊपर, या पिछले साल हम $2,000 $2 लाख तक हमको लोगों ने डोनेशंस दी होंगी, ये सोचा भी नहीं था। लेकिन जब ये हो गया है तो हमारे पर एक बोझ आ गया है अब, अमानत का, उन लोगों की जिन्होंने हम पे बिलीव किया। अब ये लोगों का बिलीव हम पे है कि वो समझते हैं कि हम जो फैसला करेंगे आपके मुतालिक वो सही होगा। तो ये हम पे अब बहुत ही भारी बोझ है। जब हम छोट छोटी ऑर्गेनाइजेशन थे तो हमारे पास कम लोग होते थे, 25 हो गए, 30 हो गए, बहुत तीर मारा 60 हो गए। हम कम्युनिकेट बड़ा अच्छा करते थे उनसे, उनको देखते रहते थे, उनको चेक करते रहते थे। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते थे जो क्रैक्स में से निकल जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था हमको कि वो हमारे प्रोग्राम में है, ना वो कभी बताने की कोशिश करते थे, फैसिलिटीज पूरी लेते थे। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारा जो करंट स्ट्रक्चर है इस वक्त, वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अप्रैल के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कराची के अंदर भी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो वी आर अ रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट सोसाइटी इन पाकिस्तान नाउ। तो उसकी वजह से हमारे को बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि हम एक ऐसा सिस्टम अब क्रिएट कर सकें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कराची के अंदर भी उसी तरीके से काम कर सके जिस तरह यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरा है वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को 20 साल से चला रहा हूँ, और अब वो हिम्मत नहीं रही है मुझ में जो पहले थी। और मुझे भी मालूम है कि हर इंसान को अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। तो बेहतर ये होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से क्रिएट कर, स्ट्रक्चर करें कि किसी एक इंसान पे वो डिपेंडेंट ना हो, और उस इंसान के जाने के बाद भी वो चलती रहे। हमारा जो पहला मेरा जो पहला ख्वाब था वो ये था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को वही लोग चलाएं जो कि इस प्रोग्राम से निकले हों। जो लोग इस प्रोग्राम से निकले होंगे उनको सबसे अच्छी तरह से मालूम होगा कि इस प्रोग्राम में क्यों आए थे वो। उनसे अच्छी बात, उनसे ज्यादा अच्छी तौर पे ये कोई नहीं जानता होगा कि उस वक्त जब वो इस प्रोग्राम में आए थे तो उनके हालात क्या थे। उनसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे प्रोग्राम से उन्होंने कौन सी चीजें सीखी थी, व्हाट वाज द गुड दैट दे हैव अर्नड और दे हैव कलेक्टेड फॉर देमसेल्फ। इसमें नॉलेज भी है, सबसे बड़ी है कि नॉलेज, आपकी अपनी कंटेंट की नॉलेज, आपके अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो आपने क्रिएट करी है अपनी। लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स आपने सीखी। उन सॉफ्ट स्किल्स को यूज करते हुए आपसे ज्यादा अच्छा कौन बन होंगे जो कि इसको चलाएंगे। ये सोच थी हमारी, मेरे खास तौर पे मेरी, जो कि जब मैंने इसको स्ट्रक्चर्स करना शुरू किया 2015 से के बाद से। क्योंकि 2015 तक हमारे पास इतने ज्यादा ग्रेजुएट नहीं हुए थे। आज हमारे पास ग्रेजुएशन की तादाद 160 से ज्यादा है। हम 160 से ज्यादा ग्रेजुएट कर चुके हैं लोगों को जो हमारे प्रोग्राम से निकले हैं। मेरा ख्याल है हार्डली इनमें से 1/3 होंगे जो कि हमारे से डायरेक्ट कनेक्शन में है आज भी। और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ऐसा ही होता है। इंसान जब वक्त गुजर जाता है और जब अच्छा वक्त आता है ना तो लोग सब पुरानी बातों को भूल जाते हैं।
कोई भी अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को, कहाँ से वो उठे थे, क्या कहाँ से वो उठे थे और कहाँ से वो लोग, किस तरह वो पले बड़े थे। वो 4 साल जो उन्होंने एनईडी में गुजारे थे सब भूल जाते हैं। उनको वो याद रहता है कि वो जो जिस मकाम पे वो आज खड़े हैं, वो मकाम उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है सिर्फ, और किसी दूसरे शख्स ने या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी कोई मदद नहीं की है। ये बड़ी कॉमन सी थीम है, दुनिया भर में हमेशा ऐसा ही होता है। तो जिस तरह अल्लाह ने कहा कि तुम कह दो लोगों से कि मैं जो कुछ करता हूँ वो तुम्हारे लिए या तुम्हारे रिवॉर्ड्स के लिए या तुम्हारे अपनी अप्रिसिएशन के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूँ। तो ये सोच के हम रुक जाते थे कि ठीक है, अगर कोई आदमी भूल गया है कि हम कहाँ से उठे हैं, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उसका अपना इशू है, उसका अपना प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। तो यहाँ पे बैठ के हम रुक के हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है हमने अब श्रिंक करनी शुरू करें। ये बात है कोविड की। कोविड में हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस जो थी बड़ी हाई थी हमारी शुरू में। हम समझते थे कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट होंगे वो यकीनी तौर पे अपनी चीज़ों को याद रखेंगे। यकीनी तौर पे वो ये याद रखेंगे कि जब वो यहाँ पे आए थे हमारे पास इंटरव्यू देने, उस दिन उनकी क्या हालत थी। उनको वो याद होगा वक्त जब उनके पास कोई बुरा वक्त आया और उनके पास हम खड़े होते थे साथ। तो अंदाज़ा ये होगा कि ऐसा नहीं होता। तो फिर हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी शुरू कर दी। बाद में ख्याल इस बात का आया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो हमने कम कर दी, लेकिन जो लोग हमें डोनेशन दे रहे हैं वो ये बिलीव करके दे रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोई सिलेक्शन के अंदर कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे साथ हमारे लिए ये है कि हमने एक पैसा दिया है इनको, और ये पैसा सही लोगों को सही जगह पे पहुंच जाएगा। अब ये जो बर्डन आ गया है ना हमारे पास इस अमानत का, ये बहुत बड़ा बर्डन है। तो अगर हमने एक भी आदमी गलत सिलेक्ट कर लिया आप में से, आज से लेकर पिछले तक, तो ये हमारी खयानत है, हमसे कोताही हुई है। तो हम जितना भी अपने आप को इवेलुएट करें, जितना भी अपने आप को मॉनिटर करें, वो कम है। इसलिए कि इवेंचुअली ये पैसा मेरा भी नहीं है, मुझे भी किसी ने दिया है। और जो देने वाले ने ये सोच के दिया है कि मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं हूं करूंगा। जब मैं नहीं करूंगा तो इसका मतलब है ये होने भी नहीं देगा गलत इस्तेमाल। ठीक है ना। तो ये गलत इस्तेमाल होने नहीं देगा मेरे इसको। तो अब अगर जब मैंने ये सोच लिया कि ये गलत इस्तेमाल नहीं होने देगा, तो अब मेरे पे कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। उसको सामने रखते हुए अराउंड 2000 हमने 2020 हमने कुछ रूल्स बनाए इवैल्यूएशंस के। आप लोगों को जब ईमेल मिलती होगी, आपके पहली ईमेल, कि भाई आपने ये काम करने हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू सस्टेन दिस स्कॉलरशिप, वन ऑफ देम इज कि आप कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, हमारे से किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे। व्हाट्सएप आया उसी जमाने से थोड़े दिन पहले, तो वो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना के हमने कहा चलो यहाँ पे कम्युनिकेशंस करें, आपस में लिंक करें। से कहा गया कि आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, आप लोग वेबिनार्स अटेंड करेंगे, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए हमारे सेमिनार्स के अंदर जो लाइव होते हैं निधि के अंदर। तो ये हमने कुछ रूल्स बनाए, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी।
और इसकी वजह यह थी कि हमारे पर भी कोई देखने वाला था जो हमसे देख पूछता था कि भाई हो क्या रहा है हमारे पैसों का। तो कहने का मकसद यह है कि जो आपको एक्सपेक्टेशन दी जाती हैं, जो आपको बताया जाता है, वो हमने 2020 से स्टार्ट किया। 2023 के अंदर हमने ये सोचा कि यार ये तो लोग बढ़ रहे हैं, और अब मेरे पास लोगों की कमी है जो कि मॉनिटर कर सके। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो है ना, लोगों की जरूरत होती है। और लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये हमारे सबके साथ के, हम जब अपनी लाइफ में मसरूफ होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता किसी भी दूसरी चीज करने का। और वही हमारे तमाम दोस्तों के जो कि हमारे डायरेक्टर्स हैं और एडवाइजर्स हैं, उनके साथ भी होता है कि वो अपनी फैमिली लाइफ में मसरूफ होते हैं और वो टाइम नहीं दे पाते। तो 2023 में हमने एक पोर्टल क्रिएट करने की स्टार्ट किया। हिलाल ने, सैयद हिलाल हुसैन ने उस पर बहुत मेजर काम किया, और हमने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल क्रिएट करा। आइडिया यह था कि इस पोर्टल के थ्रू दो चीजें होंगी, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हम तो कम्युनिकेट कर सकेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है किसी साल। अगर उन्होंने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया तो वो वहाँ पे डकाएं, बताएं कि मैंने ये सर्टिफिकेट हासिल किया, उनकी की कॉपी लगा दें वहाँ पे। अगर कोई उन्होंने स्किल सेट लर्न करा, कोई ट्रेनिंग पे हिस्सा लिया, कोई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करी, किसी सेमिनार का हिस्सा बने आउट ऑफ एनी डी स्कॉलर्स, उसकी भी कॉपी लगाई उन्होंने वहाँ पे। उनके जो ग्रेड्स आ रहे हैं उन्होंने उसको भी लगाया वहाँ पे। तो ये तो काम स्टूडेंट्स का था कि वो अपनी पोर्टल को की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट रखें, तो हमको डायरेक्ट उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर कभी भी हमको देखना हो। दूसरा हमने ये किया कि उसी के अंदर हमने मेंटर्स को भी डाल दिया, कि मेंटर्स अपने मेंटीज को वहां से इवेलुएट कर सकते हैं। उसी के अंदर ग्रुप्स को भी डाल दिया कि भाई जो आप ग्रुप में हिस्सा लेते हैं उस ग्रुप के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन डालें, उस ग्रुप का में आपने जो काम किया है वो लिखें आप। मकसद क्या था कि एक चीज ऑटोमेट जब हो जाएगी तो हमारे पास ये आसानी हो जाएगी कि हम में से कोई, आज मैं देख रहा हूँ कल कोई और देखेगा, परसों कोई और देखेगा, उसको एक जगह पे सब इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने नहीं डाली वो इंफॉर्मेशन तो यह आपका कसूर है। उसमें हम इवेलुएटर को कसूरवार नहीं समझ सकते। तो 2024 के बाद से हमने ये लोगों को पुश करना शुरू किया कि वो अपनी जो स्कॉलरशिप, वो जो अपना जो पोर्टल है एनईडी स्कॉलर्स \स्टूडेंट्स का, उसमें जाके अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट रखें हर कोई। यही हम चाहते थे कि जो लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं वो भी ये काम करें, ताकि ग्रेजुएशन के बाद हमें पता रहे कि वो हैं कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। हमारी उसके बाद भी अगर किसी को जरूरत हो तो हम कोशिश करेंगे, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम करें। कई लोगों ने हमको अप्रोच किया कि हम मास्टर्स करना चाहते हैं। हालांकि हम मास्टर्स को के स्कॉलरशिप नहीं देते थे, लेकिन फिर भी हमने गिने चुने लोगों को इस वो वाली स्कॉलरशिप भी दी कि मास्टर्स कर लें वो कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। कुछ लोगों ने पैसे मांगे कि उनको पाकिस्तान से बाहर जाना है, उनको शुरू में लोन दे दिया। लेकिन ये वो कम थे जो कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे करे इसमें। ये हमारे ऑब्जेक्टिव का, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का हिस्सा नहीं थे। यहां तक बताने का मकसद आपको ये है कि ये वो पाथ था जो हमने या मैंने लिया, और उसका मकसद ये था कि ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिले। अफसोस इस बात का होता है कि बहुत से बच्चों को आज तक नहीं मालूम कि हमारा स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है ना? तो थोड़ा सा तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को पहले कि हमारा करंट स्ट्रक्चर जो है वो है क्या।
और उस सिलसिले में मैं जो हूँ, एक मिनट रुके, मैं जरा एक पीडीएफ खोलूं, अ, और फिर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट जरा। मीनवाइल, अगर आप लोगों को कोई सवाल हो या कोई कोई चीज आपको जो मैंने कहा है उसकी मोर एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो वो पूछ लिए आप। इसलिए कि मैं नहीं चाह मैं इस वक्त तो ये डायलॉग नहीं चल रहा, ये तो मोनोलॉग ही है मेरी तरफ से। लेकिन इवेंचुअली मैं आप लोगों को आखिर में भी टाइम दूंगा कि अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे बाद में तो वो पूछ सकता है। इस वक्त तो मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि अभी मैं आधे से ज्यादा मैंने चीजें जो मुझे पॉइंट्स लिखे थे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब जो बात रहती है वो मैं देखना चाह रहा था कि उसको हम किस तरह से आप लोगों तक पहुंचाएं। एक मिनट, तो मैं इसको शेयर करता हूँ। हमारे यहाँ जो है वो बेसिकली तीन मेजर हमारे ग्रुप्स हैं, बल्कि अब मैं कहूँगा कि चार हैं। और मैं चार में से मैंने इसमें एक नहीं लिखा, मैं पहले वहीं से स्टार्ट करता हूँ। अ, पहला हमारा जो ग्रुप होता है वो है हमारे स्टूडेंट्स का। और स्टूडेंट्स में हमारे साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा जो प्रेसिडेंट है, मोहित। उसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है, आसिया। उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी है, आयत। उसके बाद नासिर जॉइंट है सेक्रेटरी। ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हिलाल और हामिद जो हैं वो ट्रेजरर हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो इस वक्त हैं या नहीं है इसमें। अम, ठीक है। इसके अलावा अजीम भी है। ये छह लोगों का, जो पांच लोगों का ग्रुप है, ये छह लोगों का, ये पिछले साल के आपके का ग्रुप है, 2025-2026 का। इनका काम होता है कि वो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसको ओवरसी करें। इनके नीचे जो है वो ग्रुप्स होते हैं। आप बहुत से लोग ग्रुप्स को जानते होंगे। उसमें अपने मीडिया का ग्रुप है, ग्राफिक्स का ग्रुप है, मेडिकल का ग्रुप है, उसमें इवेंट मैनेजमेंट का ग्रुप है, डॉक्यूमेंटेशन का ग्रुप है। ये वो तमाम ग्रुप्स हैं। इसके अलावा भी ग्रुप्स और भी हैं वो जो याद नहीं आ रहे सब। तो इन तमाम के अंदर भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके भी जो एडवाइजर्स और लीड होते हैं, ग्रुप लीडर, वो तमाम के तमाम इन चार पांच लोगों के अंडर काम करते हैं। हमेशा प्रेसिडेंट जो होता है फाइनल ईयर का होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो थर्ड ईयर का होता है। ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी जो उमन होते हैं वो हमेशा थर्ड ईयर के होते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट को हम प्रमोट करते हैं प्रेसिडेंट के उस पे, नेक्स्ट जब वो फाइनल ईयर में आ जाते हैं। इसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं वो भी प्रमोट होके जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो हर साल हम नए जॉइंट सेक्रेटरीज और वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं थर्ड ईयर से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग स्टूडेंट्स अफेयर्स को
कंट्रोल या मैनेज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो दूसरी चीज होती है वो होती है कि ये तो हो गया जो कि आपके साथ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ग्रुप है, मैं फिर अब जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसके बाद हमारे पास ग्रुप आता है जो कि यूएस के अंदर है। ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये यूएस का पोर्शन है। यूएस के पोर्शन के अंदर हमारे पास कई लोग हैं जो कि हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेजर रोल प्ले करता है वो डायरेक्टरशिप्स है। हमारे पास 5 डायरेक्टर्स होते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो खुर्रम फैयाज साहब हैं जो इस वक्त मौजूद हैं इस वाले ग्रुप के अंदर। हमारे ट्रेजरर जो हैं वो अजहर इस्लाम साहब हैं। डायरेक्टर्स जो 2 और हैं वो काशिफ जिया साहब और उनैस अली हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स है। अच्छा, ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स का जो हमारा ग्रुप है, अगर इनकी तस्वीरें वगैरह या इनका लिंक्डइन देखना चाहें तो वो हमारी वेबसाइट में मौजूद हैं सब। आप वहां से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कराची का, वो यूएस का ग्रुप। उसके बाद हमारे पास एनईडी का जो पाकिस्तान का चैप्टर है उसको हम कहते हैं एनईडी पाकिस्तान। ये वो ग्रुप है जो कि एनईडी में हमारे पास होता है, जो कि पाकिस्तान के चीज़ों को हैंडल करता है, डे टू डे चीज़ों को। ये हमने इसका जो एक पार्ट था जो डायरेक्टरशिप का था वो हमने आज से 4 साल 5 साल पहले बना दिया था। बिल्कुल 5 साल से ज़्यादा हो गए। लेकिन इसका एक और जो है ग्रुप वो एडवाइजर ग्रुप है, उसको हमने इस साल एक्चुअली क्रिएट करा है। जो हमारे कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो लोग हैं जो कि हमारे अपने प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए हैं। बल्कि सारे के सारे वो लोग हैं जो कि हमारे अपने ग्रेजुएट हैं। इसमें आपका जो एनईडी स्कॉलर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं या चेयरपर्सन कह लें आप उनको, वो ताबिश हैं। जनरल सेक्रेटरी जो हैं सैयद उमैद अहमद हैं। जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं गुलाम हैदर हैं। ट्रेजरर रईस बादशाह हैं। डायरेक्टर जो हैं जिसका मेजर काम अलमनाई डोनेशन को देखना है वो समरीना है। एक और डायरेक्टर मौजूद है, मेरा ख्याल है यहाँ पे मैंने नाम देखा था, हिफ्जा का। हिफ्जा वसीन जो है वो डोनेशन के मेजर उसको डील कर रही हैं। और उसके बाद 3 और डायरेक्टर्स हैं, अली शाह अनवर, इकरा बीबी और सैयद हामिद हुसैन। जो आप लोगों को अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है उसमें सैयद हामिद हुसैन जो हैं हमारे कैश ऑपरेशंस के अंदर वो मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि हमारा एक जो एडवाइजरी ग्रुप हमने क्रिएट करा है, ये एडवाइजरी ग्रुप पाकिस्तान का के जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स का काम ऑपरेशंस को संभालना होता है और एडवाइजर्स जो हैं वो उनको मशवरा देते हैं हाउ टू रन द ऑपरेशन। उसमें से जो सीनियर मोस्ट एडवाइजर हैं हमारे वो आरिफ हबीब साहब हैं जो एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उसके अलावा मोहम्मद उस्मान साहब बहुत कॉमनली आते हैं, ये सेकंड इन कमांड है। इसके अलावा हमारे पास अहमद सफ़ी हैं, जो कि लाहौर में होते हैं ज़्यादातर। सैयद फर्रुख जमाल कराची में ही होते हैं। अंजुम शरीफ साहब भी कराची में, आरिफ साहब भी। और इसके अलावा हमारे पास 5 और हैं, उसमें एक जो है वो अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं। उसके अंदर और जो हमारे पास हैं वो जफ़र अली और शाहिद सबीर साहब हैं।
तो ये वो लोग हैं जो कि आपके एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास जो एक एम्प्लॉई हैं हमारे, वो हैं खावर जमील साहब, जिनका काम बेसिकली हर वो चीज़ जिसको जो हमें एनईडी से ज़रूरत होती है या एनईडी के अलावा हमको ज़रूरत होती है, भाग दौड़ करने वाली चीज़ें, उसको टेक केयर करने के लिए ये हमारे एनईडी यूनिवर्सिटी के लिजान हैं, खावर जमील साहब। तो ये है हमारा अपना स्ट्रक्चर जो इस वक्त हमारे पास है। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कोई अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनर मिल जाए तो मैं उससे ये चीज़ बनवा के इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखवा दूं, जैसे यहाँ पे हमने लिखे में। और उसमें ये होगा कि आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से आप इनको देखेंगे, कि ये लोग जो हमारे साथ है होते हैं यहाँ पे, कि इनके ये क्या रोल प्ले करते हैं। इनमें से आरिफ साहब और उस्मान साहब ऑलमोस्ट हर हफ्ते ही एनईडी आते हैं, और ये आपके जो मेन ग्रुप है उसके का भी हिस्सा है, और जो ग्रेजुएटेड ग्रुप है उसका भी हिस्सा है व्हाट्सएप के। तो अगर आप में से किसी से मिलना चाहें तो ये आप उनको डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो वो बताएंगे आपको वो किस दिन एनईडी आते हैं, किस वक्त एनईडी आते हैं। ये कुछ रोल्स एंड फंक्शन है। फंड रेजिंग का एक है, स्कॉलरशिप मैनेजमेंट का है, मेंटरिंग मैनेजमेंट है। अगर आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है तो काशिफ जिया साहब हैं जो कि इस पूरी चीज़ के इंचार्ज हैं। इमरजेंसी मेडिकल एड जो है उसके इंचार्ज उबैदुर रहमान साहब हैं, और उनके साथ खुर्रम साहब भी होते हैं। इस सिलसिले में मैं ये बता दूं कि इस साल से हम मैंडेटरी कर रहे हैं हर एक के लिए कि वो हेल्थ कार्ड खरीदें तूबा फाउंडेशन से। तो इसमें अब जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसके अंदर उसके पैसे शामिल होंगे। तो आपका काम होगा कि आप अपने उन पैसों से ये मैंडेटरी हेल्थ केयर कार्ड खरीदें अपने लिए। उसके बाद हमारा नॉन एनईडियंस और एनईडियंस के साथ एंगेजमेंट के ग्रुप होता है। एनुअल रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है, वेबसाइट क्रिएट करनी होती है। और जो ट्रेनिंग है, आपने उनैस साहब का मैसेज देखा होगा डे बिफोर यस्टरडे मेन ग्रुप के अंदर। पूरी ट्रेनिंग जो है अब उनके अंडर में है। तो अगर आपको कोई ट्रेनिंग का सवाल हो, आप कोई ट्रेनिंग करना चाहते हो, आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेंटरशिप करना चाहते हैं, किसी को किसी के अंडर में आना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली ओ, ओ काशिफ जिया साहब से बात करेंगे। तो प्लीज ये याद रखिएगा कि किन किन से आपको कांटेक्ट में रखना है किस कामों के लिए। तो ये दो लोग हो गए हैं, काशिफ जिया और खुर्रम, सॉरी उनैस। और खुर्रम साहब जो हैं वो हेल्प करेंगे आप लोगों की, कि अगर आपको हेल्थ कार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप जो हैं जो आपकी इंटर्नशिप्स हैं उसके अंदर अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है ग्रेजुएशन के बाद, वो भी अगर आपको 6 महीने तक जॉब ना मिले, तो जो मुश्किल है, हमारे यहाँ कोई ऐसा होता नहीं है जिसको 6 महीने के बाद भी जॉब नहीं मिले। अच्छा, इंटर्नशिप्स के लिए मैंने कहा ना, ये खुर्रम साहब हैं। उसके बाद हमारे कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, उनको देखना होता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है आजकल। और मैं चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट की अच्छा खासी चीज़ें दी हुई हैं ग्रुप्स के लिहाज से। तो जो जो ग्रुप्स हैं वही समझ लें कि हर ग्रुप के ऊपर एक डायरेक्टर या एक एडवाइज़र बैठा हुआ है, और जो कि उस चीज़ को मॉनिटर करेगा। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह बाद में वो वक्त आएगा कि जब हम ऐसा कि जब हमारे पास ज़्यादा वॉलंटियर्स आ जाएंगे तो फिर हम हर एक ग्रुप के ऊपर एक बंदा होगा। बहुत से ग्रुप्स में या बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी पड़ती है अभी, अ, इसलिए कि कोई होता नहीं है हमारे पास वॉलंटियर। तो उस सिलसिले में बस मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई और मेजर सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, वरना तो यहाँ पे है।
इसके बाद जो एक चीज रहती है आखिरी, वो ये होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी जब बेसिक एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब इंजीनियर और कामयाब साइंटिस्ट बना देगा, तो आप अपने रिसोर्सेस किसी भी किस्म के हमारे से ज़रूर शेयर करेंगे। रिसोर्सेज कई किस्म के होते हैं, टाइम भी होता है, मनी भी होती है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने टाइम निकाल के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, मैंने बताया ना कि टाइम देना जो है ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस इसी तरह की थी। अभी भी मैं ये देखता हूँ कि हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन में जो हम आप करंट स्टूडेंट्स होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी कि भाई अपना पोर्टल कंप्लीट कर लें, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो तो उसको ज्वाइन कर लें। कॉमन थीम आती है मेरे पास कर हमारे सारे प्रोजेक्ट कंप्यूटर साइंस के होते हैं। हाँ, तो भाई अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ है प्रोजेक्ट के तौर पे करने की तो बताएं। एक तो हम सोचते नहीं है कोई भी डिफरेंट चीज़, हम समझते हैं चाहते हैं कि दूसरा हमें बताए कि हमको क्या करना है। अगर मैं केमिस्ट्री में सिफर हूँ बिल्कुल, तो मैं आपको केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को क्या समझा सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन केमिस्ट्री के या फिजिक्स के या लिटरेचर के लोग खुद अपने लिए, या मैनेजमेंट के या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो है खुद अपने लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो उनके एरिया में है, और उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक का लिखा था कि जिन्होंने एक 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप ने पानी के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने का एक मेथड बनाया था, केमिकल। हाँ, ये ऐसा चीज है जो दुनिया भर में पानी के अंदर मौजूद है, और इससे सबसे ज्यादा कैंसर फैलेगा। पानी की जो बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं ये उसके अंदर भी होता है। ठीक है, तो मैं तो नहीं बताऊंगा कि ये इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं बैठ के। अगर मैंने बताने की भी कोशिश करी थी आज से कोई 3 साल पहले, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स निकाले थे, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। एक कैंसर का बनाया था कि कैंसर डिटेक्शन का, एक बनाया था इमेज रिकग्निशन के अंदर पैथोलॉजी के लिए। अब इसका काम आईटी से तो है, लेकिन इसका बेसिक कोर जो नॉलेज है वो तो किसी और जगह से आ रही है ना। वो दैट कोर नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम ईदर, नंबर वन, फ्रॉम पैथोलॉजी, नंबर टू मेडिसिन। इसी तरह से फिजिक्स के अंदर कई प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आप देखते हैं इर्द गिर्द। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम आपसे कहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, जो हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें अपने लिए, लेकर आए वो प्रोजेक्ट्स हमारे पास। मैं चाहूंगा कि आप क्रिएटिव हों, मैं चाहूंगा कि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, नई बिजनेस लॉन्च करें। हमारे यहाँ कई दोस्त स्टूडेंट्स ने शुरू में बिजनेस लॉन्च करे, कई फेल हुए, कई पास भी हुए। उसमें ताबिश साहब को देख लो, इसमें आप क्या नाम है उनका, अ, 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 फैजान निसार को देख लो, जिनका फ्लेक्स एनर्जी है। और तो ये मेहनत से बनते हैं। फेलियर मैं आपको बता सकता हूँ, धोखे के हिसाब से फेलियर हुए हैं, बिजनेस का तो ऐसे ही होता है। अभी भी हमने 2 जगहों पे कोचिंग सेंटर्स को फंड कर रहे हैं। मकसद ये नहीं कि हम कमाएंगे फिर कोचिंग सेंटर, मतलब ये कि कोई अगर स्टूडेंट इसके बिजनेस को लगाना चाहता है
तो हम शुरू में आपको फंड कर सकते हैं, बाद में आप उसको खुद चलाएं, खुद पैसा बनाएं अपने लिए, खुद अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, खुद दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। मैं आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर एक चीज देखता हूँ, वो है आ, पाकिस्तान के अंदर जो मैकेनिक्स हैं वो किस तरीके से अपने टैलेंट को यूज करके प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। और ये ज्यादातर जो होते हैं वो कोई बहुत बड़े किसी नस्ट वगैरह के पढ़े हुए नहीं है। इन्होंने किसी अ, उस्ताद के अंडर में काम किया होता है बचपन से, उससे सीख रहे होते हैं। उनको बेहतरीन किस्म का लेथ को यूटिलाइज करना आता है, मिल प्लेनर को यूज करना आता है। उनको ये मालूम है कि हीट जो होती है उसको हीट ट्रीटमेंट्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। वो इस तरह के इंजीनियर होते हैं कि इनको इलेक्ट्रिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पता होता है कि वो कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूटिलाइज की जा सकती है। कभी कभार हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या कोई बिजनेस लॉन्च करने के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज जानने की जरूरत नहीं है। आप देखें, आप पाकिस्तान में पिछले 10 साल में जितनी नई कंपनियां, जिसको हम स्टार्टअप कहते हैं, कोड के अंदर मैं कह रहा हूँ स्टार्टअप, जिन्होंने फजूल में लोगों के पैसे जाए करें, कितनी स्टार्टअप्स हैं जो कि गई ऊपर गई और फिर एकदम से गायब हो गई। आप देखें, नाम कलेक्ट करके देखें, रिसर्च करें इसके ऊपर कि क्या वजह थी कि वो गायब हो गए। आप जब तक प्रोडक्ट मार्केट में बिजनेस प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया ऐसा नहीं लाएंगी जिसको लोगों की जरूरत होगी। आप देखें किस तरीके से सोलर जो है दुनिया पाकिस्तान भर के अंदर एकदम से चला है। अच्छा, जिन लोगों ने इसमें रईस बादशाह थे, फैजान थे, इन्होंने 2018 में काम शुरू किया था, 17 में, उस वक्त ये कर रहे थे। तो आइडिया ये है कि आप लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप इस तरह की चीजें करें। नंबर वन, पोर्टल कंप्लीट करें, ग्रुप ज्वाइन करें, प्रोजेक्ट ज्वाइन करें, नए प्रोजेक्ट क्रिएट करें, अपनी तौर पे क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी क्रिएट करें, अपने अंदर आइडियाज लेकर आए, नए बिजनेस का आइडिया लेकर आए, नया प्रोडक्ट का। आप लोग के मैं वो देखता हूँ फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स, अगर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट्स इतना ही इंपॉर्टेंट था तो उसकी वैल्यू जो है कॉमन पर्सन तक क्यों नहीं पहुंच रही। हम आउट ऑफ द वर्ल्ड काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं काम कोशिश कर रहे हैं कि काम आदमी को किस चीज की जरूरत है और उसकी जरूरत को मैं किस तरह से कम फुलफिल कर सकता हूँ अपनी टेक्नोलॉजी से या अपनी स्किल सेट से। फाइनली जो हमारी एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ी है पिछले कई सालों से, वो ये कि हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर के अंदर होते हैं, वो अपने आखिरी और चौथे साल एनईडी स्कॉलर के अंदर किसी भी चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो होते हैं एज इफ के चौथा साल उनको फ्री हैंड मिलता है कि कुछ भी कर लें उनको। उनके पास एक ही एक्सक्यूज होती है कि मुझे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है। और ये मैं हैरान होता हूँ कि आप लोगों के पास टाइम क्यों नहीं होता। अ, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक ग्रुप को दिखा रहा था एक सॉफ्टवेयर, जो यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है, पाकिस्तान का ही है। अब वो सेकंड ईयर में आएगा सितंबर में। उस बच्चे ने वो सॉफ्टवेयर जो है 3 दिन में क्रिएट किया था। और अगर मैं यकीन से कह सकता हूँ आप सबको दूं ना, तो महीना 2 महीना तो कहीं नहीं गया। और उसके बावजूद जो प्रोडक्ट निकल के आएगा आप लोगों के पास से, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, उसमें बहुत गलतियां होंगी। आप लोगों को चाहिए कि ये जो टाइम है जब आपको कोई चीज काम दिया जाता है, इसका काम का मतलब ये नहीं कि हम कोई काम दे के आप को हम हमारे पे आपको ये एहसान कर रहे हैं। ये टाइम निकालना पड़ता है इन प्रोजेक्ट को देने के अंदर, उसको मॉनिटर करने के लिए भी टाइम निकलता है, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है उनका।
आपको फायदा हो रहा है, आप एक नई चीज सीख रहे हैं, आपको जो चीज नहीं आती उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके लर्न करके आप उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक बिजनेस के अंदर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वहाँ पे आपके एम्प्लॉयर की, आप उसको किस तरह फुलफिल करेंगे, आप ये चीज सीख रहे होते हैं। मालूम हो कि आप लोग जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, लेकिन मैंने ये अंदाजा लगाया है कि एक या दो, हार्डली एक या दो के अलावा बाकी सब लोग टाल रहे होते हैं। बाकी सब लोग टाल रहे हैं, आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। और इसी वजह से लास्ट ईयर हमने जो लास्ट ईयर जो हमने समर में इंटर्नशिप्स स्टार्ट करी थी यूएसए से, हमारी वाइफ की कंपनी थी, कुछ एक और कंपनी थी, उन्होंने इस साल एक भी नहीं दिया। इसलिए कि जो रिजल्ट्स मिले उनको वो इतने बुरे थे, तो उन्होंने कहा कि जितना टाइम हमारे बंदे ने इस पे लगाया, हालांकि उन्होंने कराची का ही एक बंदे आपको दिए थे जो कि आपको मॉनिटर कर रहे थे, उसके बावजूद काम नहीं होके दिया। तो जब आप एक दफा एक बैड इंप्रेशन छोड़ देंगे ना, चाहे वो इंटर्नशिप हो या आपकी फर्स्ट जॉब हो या आपकी कंटिन्यूअल जॉब हो, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। आ, एक चीज जो आखिर में मैं कहूंगा वो ये कि आ, हम जो आपके लिए कर रहे हैं ना, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप पे, और ना हमसे कोई आपसे कोई रिवॉर्ड लेना चाहते। और जितने लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं हमें, या हम वो लोग जो कि आपको यहाँ से सपोर्ट दे रहे होते हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपनी आखिरत संवारने के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार दुख होता है हैसियत इंसान के कि जो टाइम मैं भी आपके ऊपर लगा रहा हूँ वो टाइम बड़े इत्मीनान से मैं अपने फैमिली के साथ भी गुजार सकता हूँ। मैं जाके बैठ सकता हूँ अपनी वाइफ के साथ, बात कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चे जो की तबीयत खराब है उसकी, मैं उसकी देखभाल करने में ज़्यादा टाइम दे सकूं। ये कभी दिमाग में आता है एज ए इंसान होने के। तो इस वजह से अगर कभी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिससे आपकी दिल आजारी हुई हो, तो माफ कर दीजिएगा मुझे। इसलिए कि हम कभी कभार जो ज़ईफ लोग तो होते हैं, हमारा वैसे भी जो इंटेलिजेंस होती है बकौल लोगों के कम होती है, और बुढ़ापे के अंदर इंटेलिजेंस और ख़राब होती चली जाती है, और ख़ास तौर पे गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। तो अगर हमसे कोई गलती हो गई हो मुझसे ख़ास तौर पे, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा हमें। ये बातें करनी थी मुझे आप लोगों से। आपको आखिरी बात ये बता दूं कि हमारे जो इवेलुएटर्स हैं वो इन्होंने इवेलुएशन शुरू कर दी है, और जैसे मैंने बताया कि सारी इवेलुएशन पोर्टल के थ्रू होती है। तो अगर वो पोर्टल अपडेट है तो वेल एंड गुड, उसमें अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, दैट्स वेरी गुड। नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप कर लीजिएगा। मुझे ख्याल है कि आज रात को मुझे फिर मीटिंग होगी उन लोगों से, तो मैं उसको एक दफ़ा और उनसे कह दूंगा रिव्यू करने को। अब मैं आप लोगों के लिए खोलता हूँ, अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई बात पूछनी हो, तो फील फ्री टू डू इट। कोई कमेंट्स हो आपके तो आप बात कर सकते हैं। हाँ दानिया बेटे मेरे। सलाम वालेकुम सर, आपका आवाज आ रही है मेरी?
ऐसे ही बस आपने शुरू में बताया था कि आपके जो है वो 3 दोस्तों की डेथ हुई थी, तो ऐसे मे बी अगर ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो ऐसे आई वांट टू नो मोर अबाउट देम कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, लाइक कौन से ईयर में, और मतलब आपके साथ ही पढ़ते थे वो लोग? हम्म हमारे जो पहले दोस्त थे, उनका नाम था, उनका इंतकाल पहले सेमेस्टर में हुआ था। वो पिटारो से पढ़े हुए थे, पिटारियन थे। और जब वो हमारे हमारा थर्ड, तीसरा या चौथा महीना चल रहा था मेरा ख्याल है, बल्कि इससे भी कम। और उन्होंने अपना बाइक हुई ली हुई थी। और वो बाइक से, आप पता नहीं आप लोगों को मालूम है, एक जगह कहलाती थी काला पुल। काला अच्छा। पुल जो था ये एक ब्रिज था जो कि वन ऑफ द मैनी, 3 ब्रिज थे जो कि डिफेंस को कराची से, यानी कि जी, लेटर ऑफ काला हाफ पड़ ऑफ द तो कराची से। जी जी। हाँ, तो वो वहां से नीचे आ रहा था, हम मेजर मेन कराची की तरफ। तो उधर से राइट साइड से जो है एक और रोड मिलती थी, तो ट्रक ने उसको कुचल दिया। दूसरा जो हमारा दोस्त था, वो, हम 5th सेमेस्टर में थे और हमारा मेटलर्जी का वाइवा चल रहा था, फाइनल ईयर का। तो मेटलर्जी के वाइवा के दौरान हम वेट कर रहे थे अपने एक दोस्त का। वो हमारा क्लास सीआर भी था। हमारे ज़माने में इलेक्शंस हुआ करते थे स्टूडेंट्स के, सीआर के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सीआर था वो हमारा अबू अथर। वो अपने भतीजे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, और वहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ। और हालांकि उस, वो जो था हेलमेट पहना हुआ था मेरा ख्याल है, हेलमेट टूटी थी। उसका जो भतीजा था वो बच गया था। वो 4 साल का था, और माशाल्लाह से अब ही इज 42 years old। हाँ, लेकिन अबू अतर का इंतकाल उसी वक्त हो गया था। तीसरा जो हमारा दोस्त था वो वकार, उसको किडनी का इशू हो गया था। और जिस दिन हमारा फाइनल ईयर का वाइवा हुआ, उसके 1 महीने बाद उसका इंतकाल हो गया था। तो हम ने जो लूज करे थे अपने दोस्त, उसके बाद से तो अब हमारी उम्रें ऐसी हो गई हैं कि आगे हर कुछ ना कुछ होता रहता है किसी न किसी के साथ। तो ये वो दोस्त थे जिन्होंने, जिनको हमने लूज किया। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट के ऊपर एक रिमेम्बरेंस का पेज है। उसमें हमारे तमाम दोस्तों के बारे में इंफॉर्मेशन है जिनका इंतकाल हो चुका है आज तक। और सबसे बड़ी लॉस जो अभी हमने करी थी आज से कोई 6 साल पहले, वो सर सफदर की थी। सर सफदर खान, जो सब जिनका कोचिंग सेंटर था फेडरल एरिया के अंदर, वो एनडीटी स्कॉलर के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो काम करते थे वो उनमें से एक थे। उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ हमको, कि कैंसर से उनका इंतकाल हुआ था। तो ये थी हमारे दोस्तों की। तो बाहर बहुत सारे दोस्त हैं हमारे इस तरह से, अब तो बहुत सारे हो गए। एक बात बड़ी कॉमन है, अगर आप लोगों कभी याद और करें अपने अपने इंटरव्यूज, तो आप याद करेंगे, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। हमारे पास 2013 से हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। और सफदर साहब उस जमाने में अपना
लैपटॉप लेके आया करते थे। एनईटी, एनईटी के अंदर बहुत ही पुअर किस्म की वाईफाई होती थी। और उसके बावजूद वो उसको स्काइप के हम लोग करते थे, इंटरव्यूज करते थे। और हाँ, इकरा बोले बेटा। बाय द वे, अस्सलाम वालेकुम सर। इकरा, महीन और जिन लोगों की पोजीशन आई है, आसिया वगैरह, बहुत बहुत मुबारक हो सब लोगों को भाई। बहुत आप लोगों के अच्छे रिजल्ट्स आए माशाल्लाह से। हाँ थैंक इकरा यू बोले बेटा। सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट्स का आपने बताया कि हम प्रोजेक्ट्स वगैरह में पार्ट ले सकते हैं, तो लाइक कुछ न्यू करने से पहले अगर मैं ये चाह रही हूँ कि कोई प्रोजेक्ट जो अभी वर्किंग में हो और मैं वो ज्वाइन करके कुछ सीखूं, तो लाइक प्रोजेक्ट वगैरह के ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? एक दफा दोबारा दोबारा सवाल कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया सही। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो प्रोजेक्ट जैसे अभी प्रोजेक्ट वगैरह के में अगर मैं वर्क करना चाहूँ, तो जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हो तो मैं वो प्रोजेक्ट के ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? मतलब कि जितने भी होते हैं ना ग्रुप्स को ज्वाइन करना या प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, आप या ज्यादातर है ना, जो आपकी वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, ये उनका काम होता है प्रोजेक्ट्स को डील करना। तो आप अपनी स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास दो मेजर ग्रुप वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है वो अभी उसका एजेंटिक एआई का पोर्शन जो है वो भी बनना है। उसका एक हिस्सा तैयार है क्लाउड के ऊपर, तो उसको अमेंड करना है। तो वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आप लोग चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए कि उसमें मल्टीपल, अगर हमने एजेंट्स क्रिएट करे तभी पता चल सकता है कि हमारे पास जो एजेंट टू एजेंट का जो कंपैरिजन है वो कैसा है, और कौन सा एजेंट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये है हमारे पास। ओके सर, मैं फिर ज्वाइन करती हूँ इंशाल्लाह। आसिया से जो है वो इंफॉर्मेशन ले लूंगी। और किसी को कोई बात करनी हो? और कोई है जो किसी को बात करनी है? भाई द वे अफीफा बेटा, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। इतना बड़ा आपने चश्मा लगा लिया है और इतनी बड़ी बड़ी लग रही हो कि हद नहीं। हमारे साथ मुझे तो अभी तक वही छोटी सी याद है जब डे टू डिजाइन में तुम आई थी। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। जीते रहो तुम लोग सब। हमारी खुशी होती है थैंक कि तुम लोग सब कामयाब हो। अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब करे बहुत। अल्लाह तुम लोग को सेहत और तंदुरुस्त रखे सबको। अपने वालिदैन को तुम लोग सपोर्ट करो हर वक्त। वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम दानियाल। आप कुछ सर कह रहे मुझे हैं? भी मैं भी क्या कहते हैं, एक दिन ऐसी मुझे कॉल आई थी, तो रैंडमली मैंने देखा इसके इसने चश्मा लगाया हुआ है। मैंने कहा ये किससे बात कर रहा हूँ मैं? तब मुझे पता चला इसको तो चश्मा लग गया है। मुझे हाँ तो अम्मी ने भी बताया था, तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं देखी फिर को चश्मा लग गया। जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये किससे बात कर रहा हूँ मैं? तो ये थी। बहुत हाँ, काम ये करती है कंप्यूटर के अब ऊपर सही ये। मायनों में बहुत बहुत बुखरात करीब से लग देखती है रही हैं इसलिए। ये। पहले सिर्फ काम की बुखरात थी, अब शक्ल से भी बुखरात लग रही हैं। स्कॉलर लग रही हैं सही मायनों में। यू सर, थैंक यू। और किसी को कोई बात करनी है? तो मुझे मेंटोरशिप से रिलेटेड पूछना था कि मेंटोरशिप में मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मेंटोर से, कि मतलब वो किस हवाले से मुझे गाइड कर सकते हैं, मैं किस हवाले से मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ लाइक। अच्छा सवाल है ये बहुत। मेंटरशिप जो हमने रखी है इसके दो हिस्से हैं एक्चुअली तौर पे। अ, एक जो होता है वो ज्यादातर जो हमारे मेंटर्स हैं वो यूएस के अंदर हैं। तो उनकी जो नॉलेज बेस है करा पाकिस्तान की बहुत कम है। उसके बारे में बहुत कुछ कम जानते हैं वो।
तो जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज वगैरह के अंदर उनकी नो हाउ बिल्कुल जीरो है। हाउएवर वो आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो ये बता सकते हैं, जैसे हमारा एक ग्रुप है जिसको हमारे एक एडवाइजर हैं सरवत सिद्दीकी। तो सरवत साहब जिस प्रोजेक्ट वो ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उसमें वो सिखा रहे हैं इंजीनियर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है इंजीनियर्स का कि वो कॉस्टिंग करे। वो ये बताए कि कोई सा प्रोजेक्ट के ऊपर जो सामान लगेगा उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। तो वो पिछले 3 महीने से हर ऑल्टरनेट वीक को उनका वो होता है, सेमिनार होता है, जिसमें वो बाकायदगी से बताते हैं कि कोई भी कॉस्टिंग जब आप करते हैं तो किस किस चीज़ों को आपको सामने रखना पड़ता है कॉस्टिंग के अंदर। और मेरा ख्याल है इसमें मैं जानता हूँ एटलीस्ट 4 लोग आपके यहाँ से हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी जो 2 लोग हैं वो टोटल 5 लोग कर रहे हैं उसको अटेंड। और उसमें से 2 जो हैं वो यूएस से हैं, और बाकी 3 जो हैं वो एनईडी स्कॉलर्स के हैं। तो एक इस तरह का एक्सपर्टीज आपको मिलती है कि जो आपको बिल्कुल एक नई चीज के बारे में बहुत डिटेल में बताती है। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो मेंटर का, वो होता है कि वो सोशल लाइफ के ऊपर वो आप लोगों को सपोर्ट करे और हेल्प करे और बताए उसके बारे में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं उसको और उसका सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ मिलके। तो वो सोशल लाइफ के ऊपर उनका उनका जो 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 एडवाइजिंग एडवाइजिंग होगी वो उस एरिया पे होगी। तो ये 2 एरियाज को टच करते हुए चलते हैं। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अब जब बनाया है तो पाकिस्तान के अंदर हम अब जब इसको करेंगे तो यकीनी तौर पे उसके अंदर फिर जॉब्स वाला का भी होगा। मैंने ये अंदाजा लगाया है कि जॉब जो है ना, अगर आप खुद अपनी मेहनत से हासिल करेंगे ना और खुद अपने लिए, ये नहीं कि जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उस दिन के बाद से मैं शुरू करूंगा सर्च। सर्च पहले से स्टार्ट कर दें आप, 6 महीने पहले, और ढूंढें अपने लिए। जो भी पहली जॉब हो उसको कभी ना छोड़ें, जो भी मिल रही है ले लें, चाहे 2 महीने बाद छोड़ दें उसको, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके रेज्यूमे में आ जाएगा। तो ये नहीं सोचें कि ये बड़े पैसे कम दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, इसको इस तरह की कोई बात ना सोचें। एक बात मैं और करूंगा, मैं अभी वो रजिस्ट्रेशन देख रहा था कल के प्रोग्राम की जो खवातीन के लिए है। हमारे पास इस वक्त 63 लड़कियां हैं। और आपको मालूम है रजिस्ट्रेशन कितने लोगों की हुई है? कोई भी मुझे एक रैंडम नंबर बताओ, तुम लोग क्या समझते हो कि 53 या 60 स्टूडेंट लड़कियों में से कितनी ने। इसमें तो मैंने ये भी कहा था कि लड़के भी करें अपनी अपनी जो वो जो है, इसलिए कि उनकी भी बहनें होंगी, हो सकता है उनकी अम्मी भी इजाजत ना दें, अब्बा ये इजाजत ना दें लड़कियों को काम करने की। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ये। 10, किसी ने 5 लिखा है, किसी ने 10, 23। तुम तो बहुत आगे चले गए हो, इतना तो नहीं। सिर्फ 9 लोगों ने। तो 8 भी सही है, 7 भी सही है, सिर्फ 9 लोगों ने। ये मैंने अभी अभी चेक करा है। तो 10 भी ठीक है इस तरह तो। इससे एक ये ज्यादा तो अलग हमारे हमारे स्पीकर का पैनल होगा हमारा। हमारे तो 4 या 5 तो हमारे स्पीकर्स के पैनल है। तो हाँ हिफ्सा। बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। और इसलिए तो हमारा एक साल का टेन्योर कब अनाउंस है हमारी चैप्टर का, लाइक 2026 to 2027, क्योंकि पहला वाला तो आवाज नहीं आ ग्रेजुएट। रही तुम्हारी सही। मैं मैं चेक कर देती हूँ, आई गेस इंटरनेट इशू है। तुम्हारा इंटरनेट का हमेशा से इशू रहता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। नई बात बताओ क्या है?
कल अपना इंटरनेट को अच्छा रखना, इसलिए कि तुमको भी बोलना है कल। वॉइस इज नॉट क्लियर। और कोई कुछ बोलना है, किसी को बात करनी है? तो अब्दुल रहमान। यस सर। व्हेन आर वी अनाउंसिंग द 10? ओके। ये मेरा ख्याल है, ये मैंने मोहित से कहा था कि एक मीटिंग रख लें स्टूडेंट्स के जो चैप हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी। तो जिस दिन ये रख लेंगे उसी दिन हम डिसाइड कर लेंगे, और फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। जुलाई 1 से पहले होगा। सर वो मीटिंग कल ही रख लेते हैं, संडे वाले दिन अवेलेबल होंगे साथ। तो फिर उससे मैं पहले अनाउंस कर रखना, दूंगा उस ग्रुप पे। मीटिंग से 12 बजे की, वो जो 6 बजे वाली से पहले रखना, सॉरी 9 बजे से पहले रखना। हम्म। हम्म। अब्दुल ओके रहमान, सर। तुम और आफीफा जो है ना, मिलके डे टू डिजाइन तो संभालो। जी सर, मैं ग्रुप के अंदर शामिल हूँ उसके अंदर। शामिल होने से कुछ नहीं होता। किसी जगह बैठने से सीट तो ऑक्युपाई हो जाती है, काम नहीं होता। काम के लिए आपको आइडियाज लाने होते हैं, काम के लिए आपको टास्क क्रिएट करने होते हैं कि मैं क्या करूंगा, किस तरह करेंगे। कोशिश करें आप ये नई चीजें। मैं फिर हमेशा कहूंगा, नए आइडियाज लाओ। हम तो अब ज़ईफ हो गए, हमारे पास आइडियाज नहीं आते, दूर से चले जाते हैं। जी सर, नए तो बिल्कुल। आइडियाज अब्दुल लाओ। रहमान तो इंशाल्लाह। देख के लग रहा है हम सही हो गए। माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए ये सारे। ये सब बड़े बड़े हो चुके हैं। बहुत छोटे थे और ये हमारे सामने, अब हमें लग रहा है हम बूढ़े हो गए। हाँ, इन्होंने की दाढ़ी भी इतनी बड़ी कर ली है इन्होंने कि और डर लगता है इनसे। हाँ, आज नेहा तो ठीक नजर ही नहीं आ रही। है। और अब तो ये गायब हो जाएंगी दोनों, नेहा और आयत। क्यों? नहीं सर, असल में वो थोड़ा सा बिजी थी। नहीं, नहीं, तो नेहा मतलब कहाँ है? दोनों में से किसी एक को थोड़ा बिजी रहना पड़ता है मतलब। हाँ, मुझे मालूम है। वो तो मैं जब कभी आऊंगा ना पाकिस्तान, तो मेरे को पूछूंगा तुम लोगों से मैं, कि वो बिजीनेस कहाँ खत्म होती है तुम लोगों की। तो वैसे आपके फ्यूचर प्लान्स हैं पाकिस्तान आने के अनकरीब? नहीं नहीं, ऐसे कोई अच्छी खबर नहीं है। शायद मैं एक वो है मेरे स्कूल की, हमारी गोल्डन जुबली रीयूनियन है हमारे स्कूल की जनवरी के अंदर। तो उसमें हम दोस्त इकट्ठा होंगे। अभी तक तो ये इरादा है कि शायद उसमें हम 1-2 दिन के लिए मैं आऊँ कराची। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए कि मेरी क्लासेस चल रही होंगी यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं आ सकता। देखते हैं। सर और आपने कौन सा स्कूल से पढ़ा है? हमने एक स्कूल हुआ करता था जमशेद रोड के ऊपर, अब तो नहीं रहा वो। उसका नाम था ग्रीनवुड। ये 1950s के अंदर बना था, और प्राइवेट स्कूल था। ये नेशनलाइज कभी नहीं हुआ, लेकिन 19 अर्ली 2000 के अंदर ये बिक गया था, कोई एजुकेशन के नाम से या एजुकेशनिस्ट के नाम से कोई स्कूल सिस्टम है आपका, उसने खरीद लिया था इसको। उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। हमारी जो प्रिंसिपल थी, जिन्होंने में जो हमारी जो प्रिंसिपल थी ना, उनका ही ये स्कूल था। कजलबाश नाम था उनका। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनिस्ट उस जमाने में, 50s में, जब पाकिस्तान बढ़ने के बाद जो लोग पढ़े लिखे लोग आए थे, ये उस फैमिली में से एक थी फैमिली। वेरी वेरी वेरी
एजुकेटेड लेडी, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक अबाउट एजुकेशन। और उनका घर भी उसी में बिल्डिंग में था। बहुत बड़ा स्कूल था हमारा, बल्कि अभी भी है, उसकी बिल्डिंग वगैरह तो अभी भी है वहाँ पे। और मैडम की कब्र भी उसी उनके उसके स्कूल के अंदर ही है। उसको वहीं उनको वहीं दफनाया था। किसी ने नहीं, लिखा है काफी कि सुना सुना सा नाम लगता है स्कूल का। मेरे ख्याल से मेरे ताया ने भी यहीं से पढ़ा है। किसने कहा, ताया ने? सर मैंने तूबा। नाम बताया करो, आवाज नहीं आ रही तूबा। इतने सारे लोगों में। सर तूबा। अच्छा, तूबा आपके ताया ने? ये जमशेद रोड के ऊपर है। उस जमाने में जी वो सर। नंबर हुआ करते थे, जमशेद रोड नंबर 3 के ऊपर है। तो वहां पे एक बस स्टॉप हुआ करता था, वहां से आप जाते थे अंदर। हमारी जो टीचर्स में से मैं अभी भी, हम अपनी एक टीचर से तो मैं अब बहुत ज़्यादा उनके साथ अभी भी मिलता हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अ, एक काम जरूर करिएगा, अपने अपने उस्तादों को याद रखिएगा। इसलिए कि जो आपके उस्ताद होते हैं ना, आप चाहें या ना चाहें, उन्होंने आपकी ग्रूमिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया होता है। आप कभी कभार आपको समझ में नहीं आता। 90% आप यही समझते हैं कि बड़ा बड़ा बेवकूफ़ प्रोफेसर था, पता नहीं क्या आगे पढ़ा के चला जाता था। लिखता रहता था बोर्ड के ऊपर, हमें तो कुछ समझ में आया था, छापते रहते थे हम उसके नोट्स बैठ के। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि कुछ ना कुछ आप जरूर सीखते हैं उससे। अच्छा, दानियाल आपके अब्बू ने भी शायद वहां से पढ़ा है? अच्छा, इंटरेस्टिंग। पूछेगा कौन से साल में पढ़ा थे? हम निकले थे 1977 में मैट्रिक किया था हमने। तो आपके अब्बू तो छोटे होंगे बहुत। चलें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। कोशिश करें कि कल का प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इसलिए कि अच्छा, सैयद सैयद सादत अली हाशमी से पूछेगा कौन से साल किया था तो बताइएगा मुझे। मेरी कई दोस्तों ने, जो क्लास फेलो थी मेरी, उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया भी है। एक मैडम फरजाना है मेरी क्लास की, मेरी क्लासमेट है, उसने वहाँ पे पढ़ाया है। शगुफ्ता ने वहाँ पे, एक और थी वो, उन्होंने पढ़ाया है। हमारी अभी एक बहुत ही फेवरेट टीचर थी साइंस की, रोशन रोशन आरा, उनका भी इंतकाल हुआ है। एक और हमारी केमिस्ट्री की बड़ी अच्छी टीचर थी, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अभी हयात हैं वो। सूफिया, मैडम सूफिया अभी भी हयात हैं। तो मैडम निगार ये इंग्लिश पढ़ाती थी हमको, वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही अच्छी सेहत के अंदर हैं। तो स्कूल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा अफसोस के कहना पड़ता है कि हमने अपना पूरा ही सिस्टम तबाह और बर्बाद कर दिया है। इस वक्त तो किसी स्कूल को स्कूल कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से। कोशिश करना कि कल की मीटिंग में आप लोग हो, ठीक है? तो उसके बाद भी बात होती है। चलो, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफ़िज़ सर। Yes, sir. खुदा हाफ़िज़ सर। लास्ट